नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलके आपके भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। इंडियन इकोनॉमी में जो अपन ने पहला टॉपिक देखा, जो आपकी इकोनॉमी के एकदम शुरुआती टॉपिक होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार, इकोनॉमी के टाइप्स, वो अपन ने देखे। वहां पे अपन ने देखा कि इकोनॉमी के 4 टाइप होते हैं। पूरी दुनिया में आपके 4 ही टाइप की इकोनॉमी पाई जाती है। सारी कंट्रीज इन 4 टाइप में से किसी न किसी एक टाइप की इकोनॉमी को फॉलो करती है और उस कंट्री की सारी योजनाएं, नीति, विकास उस टाइप के जो इकोनॉमी को फॉलो करती है उसी हिसाब से होता है। वहां के लोगों की सोच भी उसी तरीके से हो जाती है। अपन ने देखा कि ह्यूमन राइट्स, ड्यूटीज वगैरह सभी उसी टाइप की इकोनॉमी की तरह कंट्री का डेवलप होता रहता है। उसके बाद अपन ने देखा कि 4 तरीके की इकोनॉमी के टाइप होते हैं। वो आपके इकोनॉमी की जो 3 मुख्य प्रॉब्लम होती है, 3 मुख्य क्वेश्चन होते हैं, उनका आधार पे आपके डिवाइड किए जाते हैं। उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। 3 क्वेश्चनों की अपन ने बात की। एक तो आपके वस्तु एवं सेवाओं का, किन वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। आपके पहला क्वेश्चन ये था, किन का किया जाए, समाज के सामने ये क्वेश्चन रहता है आपके। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपका वो होता है कि जिन वस्तु और सेवाओं का अपन को उत्पादन करना है, उनके लिए अपन कौन से संसाधनों का यूज करें, क्योंकि संसाधन सीमित है। तो सीमित संसाधनों में से कौन से संसाधन का यूज करें, आपके दूसरा क्वेश्चन था, जो समाज से इकोनॉमी द्वारा पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका था वो था कि जो उत्पादित वस्तुएं हो चुकी है, उनको किन लोगों को वितरित की जाए जो इसका अच्छा उपयोग कर सके। भाई ऐसे लोगों को आप दे दोगे सामान या वस्तुएं कि जो उसका ढंग से उपयोग नहीं कर पाओगे, तो उसका सही यूटिलाइजेशन होगा, तो वो किन लोगों को दी जाए। ये 3 समस्या होती है। इसी आधार पे आपकी इकोनॉमी डिवाइड होती है। कोई कंट्री, किसी टाइप की इकोनॉमी वाली कंट्री किसी और को प्रेफरेंस करती है इन क्वेश्चनों में कि कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए, किसको वस्तु देनी चाहिए। और कोई दूसरी टाइप की इकोनॉमी होती है, वो किसी और को प्रेफरेंस करती है। जैसे कैपिटलिस्ट, मैंने आपको बताया कि जहां पैसा इनकम हो रही हो उनको प्रेफरेंस करती है कि उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। वहीं सोशलिस्ट होते हैं, समाजवादी जो होते हैं, वो आपके प्रेफर करते हैं कि समाज का कल्याण जिससे ज्यादा हो उस वस्तु को उत्पादन किया जाए। तो ऐसे डिफरेंस पाया जाता है। 4 तरीके की अपन ने इकोनॉमिक टाइप देखे थे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और कम्युनिस्ट। ठीक है, सबसे पहले जो आया था वो आपके कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म में अंतर आया था। तो एडम स्मिथ के द्वारा आपके कैपिटलिस्ट दिया गया था। 1976 में उनकी बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये अपन ने देखा। फिर देखा कैपिटलिस्ट आपके प्राइवेट, निजी संपत्ति को मान्यता देता है। इसका संचालन बाजार के मूल्यों के द्वारा किया जाता है, बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। अपन कल देख लिए थे कैपिटलिस्ट में क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का कंट्रोल होता है, ना कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। निजी संपत्तियों को मान्यता दे देते हैं, फ्री होते हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री होता है कैपिटलिस्ट में। इसके अलावा कैपिटलिस्ट की और क्या खासियत देखी थी अपन ने। इसके अलावा अपन ने देखा था कि वो लोग जो आपके ह्यूमन राइट्स है इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, ना कि ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। तो ये सभी अपन ने कैपिटलिस्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके जो बचे हुए इकोनॉमी के टाइप है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मिक्स्ड, ये पढ़ेंगे। देखो आप बोलोगे सर ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा नहीं होगा। जो कैपिटलिस्ट और जो टाइप है वो अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिए, जो अपन ने 30 मिनट के लगभग में, आधे घंटे में खत्म किया था। उसमें क्या है, अपन ने बेसिक समझा कि ये क्यों अर्थव्यवस्था के प्रकार क्यों बनाए जाते हैं और ये जो पहला प्रकार है ये किस तरीके का है। वहीं पे मैंने आपको लगभग आधे पॉइंट तो सोशलिस्ट के बता दिए थे। और मिक्स्ड तो इन दोनों की मिक्स होती है तो उसमें कम पॉइंट है, और कम्युनिस्ट भी आपका छोटा सा है। तो आज आधे घंटे, पौन घंटे के अंदर आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पैसेंस रख के पढ़ेंगे थोड़ा सा। आज अपन बात करने वाले हैं वो करेंगे समाजवाद की, सोशलिस्ट की। कल अपन ने जब कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं पैसे पे, बाजार पे, मूल्यों पे, इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं समाजवाद के नाम से ही, सोशलिस्ट के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग किस पे ध्यान देंगे, ये समाज के कल्याण पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। अच्छा, ये अवधारणा कब आई थी? कैपिटलिस्ट की अवधारणा तो आपके इनके 1876 के में एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन की बुक में लाई गई थी। परंतु सोशलिस्ट की जो अवधारणा है वो आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको जन्म दिया गया। कार्ल मार्क्स के द्वारा कब जन्म दिया गया इसके द्वारा? कार्ल मार्क्स की अवधारणा कब आई? तो 1817, पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपके कार्ल मार्क्स बहुत ज्यादा फेमस हुए, है ना। तो कार्ल मार्क्स ने ही सोशलिस्ट के ऊपर जोर दिया, और कार्ल मार्क्स ने आपके सोशलिस्ट का जो जोर था उसमें आपके पूर्वी कंट्रीज जो भी है, पूर्वी देश जो कहलाते हैं आपके, उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। जैसे आपके रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, तो अपन को सीधा सीधा अपने काम का क्या है, अपने काम का ये कि सोशलिस्ट जो होते हैं, समाजवाद होते हैं, इसकी अवधारणा वर्ल्ड में कौन लेके आया? तो आपके कार्ल मार्क्स लेके आए।
ठीक है, इनकी एक बुक भी है कार्ल मार्क्स की, अगर आप बुक भी याद रखना चाहो तो, दास कैपिटल, क्या नाम है इसका, दास कैपिटल, इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, अगर याद रखोगे तो अच्छा बात है। तो ठीक है, कार्ल मार्क्स ये अवधारणा लेके आए। फिर अपन ने देखा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बाजार द्वारा संचालित किया जाता है, वहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर पूरा कंट्रोल आपके सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कौन से संसाधन का उपयोग किसके द्वारा कैसे किया जाना चाहिए। जैसे अपन ने कल बिस्लरी की बोतल का एग्जांपल लिया था, तो सोशलिस्ट कंट्रियों में क्या होगा कि कौन सी बिस्लरी की कंपनी को कहाँ लोकेट करना है, कहाँ से प्रोडक्शन करना है, नहीं करना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सारा कंट्रोल आपके गवर्नमेंट के, सरकार के हाथ में होता है, इसीलिए इसको आपके कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कमांड आपके सेंट्रल कमांड में होता है, एकदम जो सेंट्रल सरकार होती है उसी के हाथ में सारा कंट्रोल होता है, ना कि बाजार के हाथ में। तो सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होता है, इसीलिए आपके इसको कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। या फिर आपके सिंपल भाषा में बोलूं तो जो समाजवाद होता है, सोशलिस्ट होता है, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है आपके, तो दूसरे आपके कमांड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको ये वाला पॉइंट। फिर अपन ने देखा था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। जो आपने कैपिटलिस्ट में याद किया, इसके बिल्कुल उल्टा होएगा। कैपिटलिस्ट में क्या है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, बाजार ऑटोमेटिक, मार्केट की जो फोर्स है, डिमांड एंड सप्लाई, इससे सब कुछ डिसाइड हो जाता था। यहाँ पे सब कुछ डिसाइड आपके सरकार करती है, तो सरकार का हस्तक्षेप आपके होता है, कंट्रोल ही जब गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो हस्तक्षेप भी आपके किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, संसाधनों का वितरण कौन करेगी, वो भी गवर्नमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, वो संसाधनों का वितरण किस चीज को ध्यान में रख के करती है। अपन ने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि संसाधनों का वितरण योग्यता, क्वालिटी के आधार पर हो रहा था। सरकार योग्यता और क्वालिटी के आधार पर वितरण ना करके जरूरत के हिसाब से वितरण करती है। ठीक है, जिससे समाज में ज्यादा कल्याण हो, उस चीज से आपके वितरण सरकार उस चीज से ज्यादा करती है कि सोर्स उसी बंदे को प्रोवाइड किए जाएंगे जो सामाजिक कल्याण ज्यादा करेगा। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी का आपका एग्जांपल कौन कौन से देखे जाते हैं, ऐसे कौन कौन सी इकोनॉमी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती है, तो सबसे बड़े पूरे विश्व में जो एग्जांपल आपको देखे जाता है वो रसिया और चाइना। अच्छा देखो, रसिया और अमेरिका में हमेशा वॉर ही चलती रहती है। यही वजह, इनका मेन रीजन है कि इनकी दोनों की सोच अलग अलग है, संसाधनों के प्रति, ह्यूमंस के प्रति, सबके प्रति इनकी सोच अलग अलग है। इसलिए रसिया और चाइना आपकी बहुत बड़ी कंट्रीज जो है वो देखी जाती है, सोशलिस्ट कंट्रीज ही है। इसी इनमें पूरा जो कमांड होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी के वो पास ही होता है। जैसे आपने रसिया में सुना होगा, पुतिन के पास सारा कंट्रोल होता है। वहीं आपने सी जिनपिंग का नाम सुना होगा चाइना में, तो वो एक सेंट्रल अथॉरिटी, वही सारा सब कुछ डिसीजन लेता है और वही उनके इशारों पे ही मानो सरकार चलती है, ये मान सकते हो। अच्छा, इसके अलावा सोशलिस्ट इकोनॉमी की और क्या क्या खासियत देखने को मिलती है, तो ये समानता के समर्थक होते हैं। हमने कैपिटलिस्ट में क्या पढ़ा था कि वो स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं, मतलब वो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, मर्जी आए जो प्रोड्यूस करना चाहता है। यहाँ ये नहीं है, यहाँ समानता का, इक्वलिटी का है, क्या इक्वलिटी होनी चाहिए समाज में। मतलब इक्वल कैसे, जैसे अगर समाज में किसी को कोई रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पानी का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपन, तो सभी लोगों को बराबर मिलना चाहिए, उस पर सभी लोगों का अधिकार बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेकर बैठ गया। तो ये सरकार तो हमेशा सभी लोगों के बारे में सोचती, तभी तो वो सरकार कहलाती, लोगों की होती। ठीक है, तो ये समानता के ऊपर ध्यान देते हैं, इक्वलिटी पे ध्यान देते हैं। कंपेयर करके पढ़ोगे तो वो किस पे ध्यान देते हैं, आपके स्वतंत्रता पे ध्यान देते हैं कैपिटलिस्ट वाले। फिर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ये पढ़ के आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सोशलिस्ट इकोनॉमी सामाजिक कल्याण, जो भी डिसीजन, जो भी नीति बनाएगी, जो भी संस्था बनाएगी, वो सब सामाजिक कल्याण की बात को ध्यान में रख ही बनाएगी, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के आपके बनाएगी। ठीक है, फिर आय का वितरण समान होता है। हमने बताया था कि जब अपन ने नुकसान पड़े थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, तब मैंने बताया था कि वहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है, आय का वितरण असमान है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। इनकम इक्वलिटी इसलिए पाई जाती है कि लोग स्वतंत्र है, अपने मर्जी आती है जिस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, लोग स्वतंत्र है कि वो कौन से रिसोर्सेज का यूज कैसे करे, संसाधनों का उपयोग कैसे करे, इसलिए। ठीक है, तो आय का वितरण समान पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार आय का वितरण करती है और सरकार यही चाहती है कि सभी लोगों के पास बराबर वितरण किया जाए, सबको बराबर फायदा हो आपके। ठीक है, याद रह गए। अवसर की समानता रहती है। देखो, अपन ने पढ़ा कि ये जो पूरी आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ये आपके समानता पे जोर देती है। अच्छा, समानता किस तरीके की? एक तो अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता, कि जैसे पानी का ही एग्जांपल लेके चलते हैं हम। दो कंपनियां वहां पे लड़ रही हैं कि किसको आपके ये जो नेचुरल रिसोर्स है, एक मानो गंगा को ही अपन ले लेते हैं, वहां पे फैक्ट्री डालना चाहता है, तो किसको अवसर दिया जाए?
अमेरिका में तो कैसे दिया जा रहा था, योग्यता के आधार पर दिया जा रहा था, यहाँ पे कैसे दिया जाएगा, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, समाज में सबका कल्याण बराबर होना चाहिए क्योंकि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगी आपको। इसीलिए इसमें एक खास दाव पाई जाती है कि अमेरिका वाले तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं क्योंकि उनको पैसे से मतलब होता है, यहाँ समाज कल्याण से मतलब होता है आपके, तो इसीलिए आपके औसत उत्पादन बहुत ज्यादा पाया जाता है, औसत उत्पादन, औसत विकास, ग्रोथ या ग्रोथ का ध्यान रखना, वृद्धि पाई जाती है। मतलब ऐसे नहीं कि एकदम अमेरिका की तरह उनकी इकोनॉमी बूस्ट वृद्धि कर रही है, बस इकोनॉमी में सबसे ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी। रशिया के बारे में सुना आपने कि उनकी इकोनॉमी एकदम बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता। एवरेज ही उनका प्रोडक्शन होता है और एवरेज ही उनके ग्रोथ होती है इकोनॉमी की। जबकि अपन ने पढ़ा था खासियत क्या होती है, देखो प्रैक्टिकल दुनिया में कभी कभी सिचुएशन ऊपर नीचे भी हो सकती है, परंतु जब आप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे तो सोशलिस्ट की खासियत यही होती है कि वहां पे एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज ग्रोथ होती है, जबकि अपने कैपिटलिस्ट में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है हाई लेवल पे और ग्रोथ भी कंट्री की बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। फिर अपन कुछ खासियत, अच्छी मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या क्या गुण और अवगुण पाए जाते हैं आपके, तो मेरिट्स क्या क्या है, क्या क्या गुण है, क्या क्या अच्छी बात है सोशलिस्ट की। तो देखो यहाँ पे कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी बंदा स्वतंत्र नहीं है रिसोर्सेज का यूज करने के लिए, सरकार रिसोर्स प्रोवाइड कराती है। तो सरकार रिसोर्स उतना ही प्रोवाइड कराती है जितना वो अच्छी तरीके से उसका यूज कर ले। अगर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि मर्जी आए जैसे यूज करो तो उसका नुकसान होता है, आपने भी देखा होगा। और सरकार जब कोई चीज प्रोवाइड करवाती है तो उसमें लिमिटेड यूज होता है, अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, तो संसाधनों का बहुत उचित उपयोग होता है, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है आपके किसका, रिसोर्सेज का। किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी इस मामले में बहुत अच्छी है कि वो संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है, इनको वेस्टेज नहीं करती, फालतू में दुरुपयोग उनका नहीं करती। ठीक है, स्थिर विकास पाया जाता है, यह भी अपन पढ़ के आने की ग्रोथ बहुत ही औसत टाइप की होती है यहाँ पे, है ना। व्यापार चक्र अप्रभावित होता है। आप इकोनॉमी में जब पढ़ोगे, इकोनॉमी में भी नहीं पढ़ते, बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपके व्यापार चक्र के बारे में, बिजनेस साइकिल के बारे में जरूर बातें होती है। व्यापार चक्र क्या होता है, देखो ये प्रोस्पेरिटी, उसका आपने सुना हो ना, आप सुनते हो ना, कभी मंदी आ रही है, कभी बढ़ रही है इकोनॉमी, कभी डिप्रेशन की स्थिति हो रही है, ये क्या होती है, ये व्यापार चक्र ही होता है वो आपका। व्यापार चक्र में 4 कंडीशन पाई जाती है। पहली पाई जाती है प्रोस्पेरिटी की, जिसमें कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा, मतलब एक एवरेज लेवल से ऊपर ग्रोथ करती है। ठीक है, ये लो एवरेज लेवल से ऊपर ग्रोथ कर रही है ना आपकी कंट्री। फिर देखो मंदी की स्थिति धीरे धीरे आ रही है, तो ये उन कंट्री की ग्रोथ नीचे आती रहती है आपके, ये मंदी की स्थिति हो गई। ये जब एक एवरेज लेवल से भी अपन नीचे चल जाते हैं यहाँ पे, तो आपके क्या हो गया, एवरेज लेवल के नीचे जाने पे भी ये आपके डिप्रेशन की स्थिति हो गई, और ये फिर यहाँ पे आपके उभार हो रहा है, मतलब धीरे धीरे कंट्री ग्रोथ करती जा रही है। ठीक है, ये 4 तरीके की आपके बिजनेस साइकिल पाए जाते हैं। तो बिजनेस साइकिल से संबंधित जो आपके प्रभाव है ये सोशलिस्ट में नहीं पाए जाते। क्यों, क्योंकि बिजनेस साइकिल मुख्य रूप से कैपिटलिस्ट का ही दिया हुआ आपके कॉन्सेप्ट है, और कैपिटलिस्ट वाले बिजनेस, जो पूरी इकोनॉमी बिजनेस के ऊपर ज्यादा टिकी रहती है, उनमें ये प्रभाव पाया जाता है। तो ये प्रभाव आपके इसमें ज्यादा नहीं पाया जाता, एब्सेंस रहता है आपके बिजनेस साइकिल यहाँ पे, है ना। कुल मिला के ये इसकी खासियत ही यही है, आप याद रखना कि एब्सेंस ही रहता है, कैपिटलिस्ट में आपके पाया जाता है। अब देखते हैं सोशलिस्ट की कमियां क्या क्या होती है। तो उपभोक्ता संप्रभुता की कमी पाई जाती है। लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, क्या मतलब क्या है इससे, कंज्यूमर सोवरेनिटी का लॉस कैसे होता है। कैपिटलिस्ट में अपन ने देखा था कि एक उपभोक्ता स्वतंत्र था, उसकी मर्जी आएगी जो चीज वो खरीदेगा, मर्जी आएगी जिस प्राइस पे खरीदेगा, बाजार के हिसाब से एडजस्ट करेगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। जैसे मानो किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस टाइम उसकी आपके प्राइस उस हिसाब से सेट होगी, और सप्लाई ज्यादा है तो फिर प्राइस उस हिसाब से सेट होगी। तो ये उपभोक्ता आपके डिसाइड करेगा, उपभोक्ता स्वतंत्र रहेगा ये चीज डिसाइड करने में। यह ऐसा नहीं होता, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, सरकार फिक्स कर देती है। तो सरकार फिक्स कर देती है तो कंज्यूमर अपनी सोवरेनिटी को खो देता है, जो एक बार्गेनिंग पावर जो आपका हो, या फिर मार्केटिंग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्राइस होनी चाहिए, वो आपके कंज्यूमर खो देता है। अगर किसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन भी हो रहा है फिर भी आपके प्राइस जो एक बार गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी वही आपको मिलेगी मार्केट में। तो इससे कंज्यूमर अपनी सोवरेनिटी, संप्रभुता को आपके खो देता है, स्वतंत्र नहीं होता वो डिसीजन लेने के साइड। देखो फिर अपन ने देखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहती है वो एक डेमोक्रेसी पे चलती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट्स होते हैं, ह्यूमन के एक अधिकार दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो चलती है। यहाँ पे आपके ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है। ब्यूरोक्रेसी में आपको पता है ब्यूरोक्रेसी एक तरीके की समस्या है, अपने इंडिया में भी नौकरशाही की व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था पाई जाती है।
ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि एक तो भ्रष्ट होती है ब्यूरोक्रेसी। पूरी ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता, ये तो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी देश की व्यवस्था, प्रशासन, सब कुछ ये लोग संभालते हैं, ठीक है। पर एक जो समस्या पाई जाती है, आपकी जो कमियां हैं ब्यूरोक्रेसी की, वो यही है कि भ्रष्ट होती। दूसरा, इसमें कामों में इतना लचीलापन नहीं होता, एक दूसरे के नियम बहुत ज्यादा होते हैं कि मतलब एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो काम में शायद लैक हो जाता है, काम धीरे हो जाता है, आपके काम करने में थोड़ी टाइम ज्यादा लग जाता है, ये भी ब्यूरोक्रेसी की समस्या पाई जाती है। तो ठीक है, आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेसी की समस्या पाई जाती है। दूसरे स्थिर व्यवसाय होते हैं, जैसे आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आदमी स्वतंत्र होता है कि मर्जी आई जो व्यापार कर लिया, ऐसे नहीं होता। इसमें यहाँ पे फिक्स्ड व्यापार होता है, गवर्नमेंट द्वारा फिक्स कर दिया जाता है कि इन लोगों के द्वारा ये व्यापार किया जाएगा, इस तरीके की कंडीशन रख दी जाती है। कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो आदमी स्वतंत्र नहीं है। तो इसमें आपके फिक्स्ड ऑक्यूपेशन की समस्या भी पाया जाता है, आदमी स्वतंत्र नहीं होता, आदमी का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता, ये मान लो आप, ये समस्या इसमें पाई जाती है। तो ये तो अपन ने पढ़ा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, दोनों में अपन ने डिफरेंस भी देख लिया, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में क्या क्या डिफरेंस था आपके, ठीक है। तो मेन जो इकोनॉमी के डिवाइडेशन हुआ वो तो आपके कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट से ही हुआ। परंतु जब भारत आजाद हुआ, उस टाइम के, उस सदी का दशक है आपके, जिसमें आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब आजाद हुए, इस टाइम पे आपके सोशलिस्ट कंट्री अलग हो चुकी थी, पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा वर्ल्ड वॉर दोनों हो चुका था। तो सोशलिस्ट कंट्री में रसिया, चाइना, रिया आपके आ गए थे। वही कैपिटलिस्ट कंट्री आपके यूएसए हो गई, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, यूरोप की कंट्री, जापान, ये सब आपके कैपिटलिस्ट कंट्रीज में आ गई थी, ठीक है। तो इन दोनों के डिवाइडेशन पाया गया। जब भारत जैसे बड़े देश आजाद हुए तो उन्हें देखा कि दोनों जो इकोनॉमी है उनमें समस्या है कुछ ना कुछ। एक में आपको ह्यूमन राइट्स ज्यादा दे रखे हैं, स्वतंत्रता ज्यादा दे रखी है, तो लोग वह गलत उपयोग कर रहे हैं संसाधनों का। दूसरे में सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो लोगों का विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा, देश का विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके का विकास होना चाहिए। तो फिर जब ये 1950 के दशक में ये देश आजाद होने लगे, तो इन देशों ने ना तो आपके कैपिटलिस्ट को फॉलो किया, ना आपके सोशलिस्ट को फॉलो किया। अच्छा, मैं ये मिक्स्ड इकोनॉमी चालू करने से पहले आपको एक बात बता ही दूं कि अभी तो पूर्णतः ऐसा कोई देश नहीं है जो टोटल कैपिटलिस्ट को फॉलो करता है या टोटल सोशलिस्ट को फॉलो करता है। जब भी आप इनको प्रैक्टिकल में उतार के देखोगे तो अभी तो पूरा एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा। मोटे मोटे तौर पर आपके ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होते हैं, अमेरिका के ऊपर फिट होते हैं, आपके रशिया के ऊपर भी फिट होते हैं सोशलिस्ट वाले, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर अभी पूरा कोई पूर्णतः कैपिटल और पूरा कोई पूर्णतः सोशलिस्ट नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मैंने बताया 1950 के दशक से अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था चालू हुई थी। क्यों? क्योंकि कंट्रियों ने देखा कि दोनों में ही ज्यादा फायदा नहीं है, अपन एक मिलीजुली ऐसी सरकार बनाए या फिर मिलीजुली ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए जिसमें दोनों ही तरीके का फायदा हो, संसाधनों का अच्छा उपयोग भी आपके हो और लोगों को भी स्वतंत्रता दी जाए, उसको अपन ने बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में अपन ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को ऐड कर दिया। किस किस को? कैपिटलिस्ट को और सोशलिस्ट को, आपके समाजवाद को और पूंजीवाद को, दोनों को आपके ऐड कर दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था में। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, तो भाई सरकार भी कंट्रोल करेगी, सरकार भी संचालन करेगी आपके, और जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट अथॉरिटीज है, वो भी आपके संचालन करेगी, रिसोर्सेज पे उनका भी अधिकार रहेगा, दोनों का ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वहां पे संचालन देखा था आपने, एक तरफ तो पूरा बाजार कर रहा था, निजी संपत्ति कर रही थी कैपिटलिस्ट में, और एक तरफ पूरा सरकार का हाथ में कंट्रोल था। जो मिश्रित होती है इसमें दोनों का हाथ में होता है, सरकार के हाथ में भी होता है और निजी हाथ में भी होता है। अच्छा, फिर इन दोनों में मतलब मैन कौन होगा, तो मैन सरकार होगी आपकी। सरकार वॉच करेगी ऊपर से कि क्या संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। इकोनॉमी का देखो, इकोनॉमी का मतलब यही होता है, परिभाषा देखते हैं जब यही देखता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही है कि संसाधनों का एकदम उचित उपयोग हो, इसी को इकोनॉमी कहा जाता है। तो सरकार क्या करेगी, सरकार आपका निगरानी करेगी कि जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए गए प्राइवेट कंपनी को, निजी कंपनी को, वो उनका सही उपयोग कर रही है नहीं कर रही। तो वॉचिंग का काम, वॉच करने का काम आपके कौन करेगा, सरकार करेगी। ये भूमिका रहती है मिक्स्ड इकोनॉमी और सरकार की मैन। कुछ काम खुद के हाथ में ले लेती है मैन, बाकी के प्राइवेट को दे देती है और प्राइवेट के ऊपर वॉच करती है। यही अपने इंडियन इकोनॉमी में अपन यही देखते हैं कि सर कुछ जो सेक्टर है आपके वो तो गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, जैसे केमिकल हो गया, आर्मी हो गया, है ना, मेडिसिन भी पहले था अब नहीं है, तो मेडिसिन वगैरह आ रही है, ये सारे मेडिसिन तो नहीं है अभी बिल्कुल ही, है ना, अपन केमिकल और आपके आर्मी वगैरह, रेलवे भी पहले था, अभी रेलवे को भी अपन ने प्राइवेट कर दिया है। तो ये पहले गवर्नमेंट के हाथ में थे पूरे, अभी रेलवे को भी थोड़ा बहुत प्राइवेट कर दिया, आर्मी तो अभी भी पूरी थे गवर्नमेंट का हाथ में,
और ये ड्रग्स वगैरह ये भी सारा पूरा गवर्नमेंट का हाथ में ही है आपके। तो ये गवर्नमेंट का हाथ में, बाकी के अलावा देखो रेलवे को भी प्राइवेट कर रहे हैं अपन, बैंकिंग सेक्टर, आपके सारे सेक्टर लगभग लगभग अपन ने प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो ये होता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब देखो बैंकिंग सेक्टर में क्या है, आपने देख लो ना, बैंक सारे प्राइवेट है और उन पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने एक आरबीआई बैंक बना दिया, सेंट्रल बैंक बना दिया, अपनी निगरानी वो रखता है। ठीक है, ऐसे ही आपके कोई भी सेक्टर में उठा के देख लो, आप सेबी में देख लो, जो आपके शेयर मार्केट होता है, इसमें भी सेबी एक बोर्ड बना रखा है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी, इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है। सरकार वॉच करती है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है। तो इसलिए सरकार और निजी सेक्टर दोनों के द्वारा इकोनॉमी चलाई जाती है, वो आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन, तो मैंने आपको बताया 1950 के दशक में ये अवधारणा आपके सामने आई थी। किसी ने स्पेशलाइजेशन इसको नहीं दिया था, दोस्तों ने अपने आप फॉलो किया था। तो ये आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो देखो इंडिया से पहले पाकिस्तान अलग हुआ आपके, और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, तो इन लोगों ने तो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की। भूटान भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता है आपके, और श्रीलंका भी। तो मतलब कुल मिला के बोला जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर ये पूरी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही आपके फॉलो की जाती है। इसके बहुत फायदे भी, बहुत नुकसान भी, अभी अपन देखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इंडिया के बारे में आपको एक बात बता दूं। इंडिया में नेहरू जी जो थे अपने पहले प्रधानमंत्री, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री बने, समाजवाद कंट्री बने। कौन सी बने? समाजवादी कंट्री बने इंडिया, ये नेहरू जी चाहते थे। जब अपन आजाद हुए तब नेहरू जी की सरकार थी, तब से लेके और लगभग 1984 जब तक राजीव गांधी नहीं आ गए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तब तक यही था कि अपना इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। क्यों? क्योंकि अपना रसिया बहुत अच्छा दोस्त था, आपने सुना होगा। तो रसिया के साथ साथ ही अपन अपनी इकोनॉमी को चलाते थे। नेहरू जी चाहते थे कि समाजवाद वाली अपने यहाँ पे इकोनॉमी तैयार हो, और उसमें क्या हो कि अपन आजाद होकर आए थे, अंग्रेजों की इतनी उत्पीड़न सहन करी थी, तो साफ बात है नेहरू जी का मेन जो मोटो था वो ये क्या ही था आपके, कि सोशल वेलफेयर ज्यादा हो, लोगों का भला ज्यादा हो, क्योंकि बहुत साल से लोग बाग अंग्रेजों से परेशान थे। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आती तो फिर वही पूंजीवादी लोग हावी हो जाते और गरीब लोगों का मरना सही हो जाता, तो वही अंग्रेजों वाली बात हो जाती। इसलिए नेहरू जी चाहते थे कि सोशल वेलफेयर ज्यादा हो और अपनी इकोनॉमी है वो आपके समाजवाद की तरफ चले। परंतु जब राजीव गांधी आए, नए युवा प्रधानमंत्री जब अपने बने, तो उन्होंने देखा कि समाजवाद में थोड़ी सी कमियां हैं और अपन समाजवाद पे चलेंगे तो अपना देश इस तरीके से विकास नहीं कर पाएगा जिस तरीके से विकास करना चाहिए, अपने पिछड़े देश ही रह जाएंगे। तो राजीव गांधी ने काफी चेंज किया था, इसलिए आपको बोलते हैं नए प्रधानमंत्री थे, नए भारत के जनक है आपके राजीव गांधी। इसलिए उनको बोला जाता है कि उन्होंने नई चीजों को फॉलो किया और फिर सोशल वेलफेयर को, जो समाजवाद था आपका, समाजवाद को पूर्णतः खत्म कर दिया 1985 में। ये क्वेश्चन आपके सीधा पूछा जाता है कि नेहरू का समाजवाद इंडिया में खत्म कब हुआ, तो नेहरू का समाजवाद इंडिया में 1985 के अंदर खत्म हो गया था पूर्णतः आपके राजीव गांधी के आने के बाद। फिर अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आ गए थे पूरी की पूरी। फिर 1991 का आपके जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके बाद तो पूरी की पूरी अपन कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव हो गया और अपनी अर्थव्यवस्था दोनों हो गई। कौन सी हो गई? मिश्रित हो गई, जिसमें अपन ने कैपिटलिस्ट को फॉलो किया और सोशलिस्ट को भी फॉलो किया। ठीक है, तो ये तो थी अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में अब कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें अपन ने मुख्य रूप से इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा और अपन आगे इंडियन इकोनॉमी में इसको ही अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ खासियत, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, इसमें क्या है? आर्थिक नियोजन की व्यवस्था पाई जाती है, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग की व्यवस्था पाई जाती है। अपन को ध्यान होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा, प्लानिंग कमीशन इंडिया में गठित हो गया था 1950 के अंदर ही, और अपन हर बार पंचवर्षीय योजना बनाते थे। अब नीति आयोग के द्वारा अपन नई नई प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग जो होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की व्यवस्था, ये आपके किस में पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे अच्छी खासियत होती है, हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े दोनों में प्लान बनाते हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। इसके अलावा निजी स्वामित्व पे सरकार के हस्तक्षेप के साथ होता है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप तो दी जाती है, निजी संपत्ति तो आपको दी जाएगी, निजी कार्य करने का अधिकार तो आपको दिया जाएगा, पर सरकार का हस्तक्षेप जरूर होगा। आपने इंडिया का एग्जांपल आप लेके देखोगे तो आपको ऐसा कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि आप काम कर रहे हो और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। आपने कोई फैक्ट्री भी डाली है पर सरकार का उस पर आपकी निगरानी जरूर रहती है। जैसा आपकी इनकम टैक्स हो गई, एक्साइज ड्यूटी वाली कंपनियां हो गई, और भी जो भी XYZ अपने बना रखे हैं, GST के ऊपर काउंसलिंग बना रखी है, सब पैसे पे ध्यान देती है आपके, और आपके एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह ये होते हैं,
इंडस्ट्रीज चलती है तो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी एक इंडस्ट्रियल यूनियन बनी होती है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर होते हैं जो आप पे ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, वो आप पे ध्यान देते हैं कि आपकी इंडस्ट्री सही चल रही है नहीं चल रही। तो ये वही है, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर क्या है कि आपको चेक कर रहा है गवर्नमेंट का एक अधिकारी कि आप सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे। कंपनी आपकी प्राइवेट है और चेक कौन कर रहा है, गवर्नमेंट का आदमी। तो यही आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी में पाया जाता है कि निजी स्वामित्व पे सरकार का हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट में क्या पढ़ा था अपन ने, कैपिटलिस्ट में तो एकदम स्वतंत्र होता है और सोशलिस्ट में पूरा का पूरा सरकार का कंट्रोल होता है। अपने क्या है, काम तो अपन देखो प्राइवेट ओनरशिप खुद कर रहा है, बस सरकार उसको निगरानी कर रही है अपनी, है ना। ठीक है, एक इसकी जो खासियत पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है मूल्य प्रणाली, प्राइज मैकेनिज्म। प्राइज मैकेनिज्म पाई जाती है ना, प्राइज मतलब ये पुरस्कार वाला प्राइज नहीं, प्राइज जो होती है मूल्य प्रणाली आपके इसमें पाई जाती है। मतलब कुछ मूल्य तो आपके गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दिए जाते हैं, जैसे फ्लोर बना दिया कि इससे नीचे प्राइस नहीं जा सकती, या एक बना दिया कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकती। बाकी का आपका बाजार का कंट्रोल होता है, तो गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा बाजार भी चल रहा है, तो प्राइस मैकेनिज्म आपके पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, फिर अगली आते हैं इसके, अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ा, इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या आपके खासियत है, मतलब कमियां खासियत ऊपर है कमियां नीचे आपके। तो देखो क्या है, समावेशी विकास होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास क्या है, आप अपनी 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मेन उद्देश्य देखोगे तब भी वो आपके इंक्लूसिव ग्रोथ ही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मिलेगा। समावेशी विकास ही आपका उनका उद्देश्य था 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। अपने इंडिया का भी यही मेन उद्देश्य है। समावेशी विकास मतलब हर नागरिक को साथ में लेके चलना, हर तरीके का विकास को साथ में लेके चलना। ऐसे नहीं कि एक इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है, ऐसे नहीं चलता, सभी को साथ में लेके चलना, सभी का सबका साथ विकास। तो समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अपने यहाँ पे इसकी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है इसकी बहुत अच्छी खासियत होती है और बहुत अच्छी बात है कि सभी को साथ लेके चलना वाली एक इकोनॉमी हो। जैसे कैपिटलिस्ट में ये वाली बात नहीं पाई जाती आपके, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बेनिफिशियरी पॉइंट है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था का। दूसरा, श्रमिकों का शोषण कम होता है। अब आप इंडिया का एग्जांपल लोगे तो इंडिया भाई ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ज्यादा सैनिक है, श्रमिक बहुत ज्यादा है अपने यहाँ पे, सैनिक है, लेबर बहुत ज्यादा है। इस वजह से भी अभी तो लेटेस्ट में मैं आपको बताऊं तो अभी इंडिया चाइना से ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है अभी कल की न्यूज के अनुसार। तो अब दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री अपन ही है अभी की न्यूज के हिसाब से। तो लेबर भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में लेबर के साथ कम एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्यों? क्योंकि सरकार का भी पूरा कंट्रोल नहीं है और जो निजी लोग होते हैं, निजी कंपनी के प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, इनमें भी ये भी आपके पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। जैसे आपने देखा होगा लेबर लॉ बन रखे हैं अपने यहाँ पे, वो लेबर लॉ है वो किस लिए है? यही है कि जो लेबर्स है इनको एक्सप्लॉयटेशन को बचाने के लिए, उनपे कंट्रोल करने के लिए आपके है। संसाधनों का उचित उपयोग होता है, ये अपन ने पढ़ा था। संसाधनों का उचित उपयोग आपके सोशलिस्ट में भी होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी होता है। क्यों? क्योंकि सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार चाहे प्राइवेट लोगों को देती है पर उस पर निगरानी तो रखती है कि वो संसाधनों का सही उपयोग कर रहा है नहीं कर रहा। तो संसाधनों का उचित उपयोग आपके दोनों में पाया जाता है, सोशलिस्ट में पाया जाता है और आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, कैपिटलिस्ट में नहीं पाया जाता। फिर आपके कमियां क्या क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में कमियां क्या क्या होती है? देखो, दो चीजों को कभी आप मिलाओगे, दो लोगों को कभी आप मिलाओगे तो उनमें अनबन तो जरूर होगी। तो यही अपने यहाँ पे पाया जाता है, नॉन कोऑपरेटिव असहयोग की भावना पाई जाती है। जब प्राइवेट और गवर्नमेंट एक साथ काम करते हैं, किसके बीच में पाई जाती है? नॉन कोऑपरेट असहयोग की भावना। तो जब गवर्नमेंट आपके और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इनके बीच में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बात पर तो टकराव होगा ही होगा आपके। तो जब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बात का टकराव होता है तो चीजें डिले होती है, पोस्टपोन्ड होती है, लेट होती है, बंद हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं आपके पाई जाती है, असहयोग की भावना, नॉन कोऑपरेट वाली थिंग पाई जाती है आपके किस किस में? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो उनमें ये वाली भावना आपके आती है। एक जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे फेमस समस्या है आपके मिक्स्ड इकोनॉमी की या इंडिया की अपने, वो पाई जाती है आपके लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है? जब काम एक आपके ब्यूरोक्रेसी या सरकार के द्वारा किया जाता है तो आपको ध्यान होगा कि ये फाइल यहाँ गई, फाइल फिर यहाँ गई, फाइल फिर यहाँ गई, और फाइल 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 करके ही चलता रहता है, काम डिले होता रहता है, ध्यान नहीं देते, वेस्टेज होता रहता है।
ये वाली जो रेड टेपिज्म वाली समस्या, ये वाली जो समस्या है इसको अपन रेड टेपिज्म वाली समस्या कहते हैं। क्या मतलब पीले फीते में फाइल को बंद कर दिया और फाइल यहाँ से एक टेबल से दूसरी टेबल जा रही है, दूसरे टेबल से तीसरी टेबल जा रही है। ये समस्या आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि असहयोग की भावना, एक दूसरे के ऊपर काम टालते रहते कि ये तो इनका काम था, नहीं ये इनका काम था। तो ये लाल फीताशाही की समस्या, रेड टेपिज्म की समस्या आपके किस में पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। और इसकी मेन खासियत भी आपके, एक बार देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था फिर से देख लेते हैं, इंडिया की है क्योंकि अपने यही आगे पढ़ने वाले। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपके जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट होते हैं दोनों को मिला के बनाई गई। 1950 में अवधारणा आई थी आपके, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश आजाद हुए थे आपके तब। इसमें आपके सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का कंट्रोल होता है। फिर केंद्रीय जो सरकार होती है, केंद्रीय बॉडी होती है, वो बस निजी क्षेत्र के ऊपर निगरानी रखने का काम करती है आपके। इसका एग्जाम्पल आपने देखा था इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। फिर मैंने आपको बताया कि नेहरू जी चाहते थे कि इंडिया समाजवाद देश बने, परंतु फिर 1985 के बाद राजीव गांधी जो नए भारत के निर्माता कहलाते हैं, उनने आपके देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ लेके गए। ठीक है, फिर आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग की इसमें खासियत पाई जाती है। साथ ही आपके जो कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का होता है, मैंने बता दिया। मूल्य प्रणाली आपके इसमें पाई जाती है, प्राइस मैकेनिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत है वो इसकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पाया जाता है, समावेशी विकास पाया जाता है, संसाधनों का उचित उपयोग होता है, आपके श्रमिक शोषण से मुक्त होते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था में। और जो कमियां हैं, दो कमियां उसमें मेन है आपके की असहयोग की भावना पाई जाती है, और दूसरा लाल फीताशाही की समस्या इसमें पाई जाती है आपके। ठीक है, अब अपन लास्ट पढ़ते हैं साम्यवाद। वैसे इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में आपके दो ही मेन प्रकार के होते हैं, तीन ही, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मिक्स्ड भी अभी लोगों ने मतलब कुछ कंट्रियों ने फॉलो करना किया है, उनमें सबसे बड़ी कंट्री अपनी इंडिया है। ठीक है, और वहीं आपके साम्यवाद होता है, ये एक पॉलिटिकल अवधारणा भी कह सकते हो आप, कम्युनिज्म। परंतु अब धीरे धीरे ये कुछ कंट्रियां फॉलो भी करने लग गई है आपके साम्यवाद की समस्या। साम्यवाद वाली अर्थव्यवस्था को काफी कंट्रियों के द्वारा फॉलो भी आपके किया जा रहा है। ठीक है, कम्युनिस्ट को। तो ये अभी आप नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी आपके बोल सकते हो, इकोनॉमी भी आप इसको बोल सकते हो। इसके जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत छोटे छोटे देश इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वियतनाम हो गए आपके, नॉर्थ कोरिया हो गए, वेनेजुएला हो गए। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुना होगा, जो वहां के प्रशासक हैं वो एकदम तानाशाह हैं। और ये जो कम्युनिस्ट होते हैं आपके, इनकी मेन खासियत आपको देखने को मिलेगी, तो यही देखने को मिलेगी कि तानाशाही होते हैं, हिंसक होते हैं। ये इसकी मेन खासियत। ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इकोनॉमी में इतने ज्यादा आपके ऐड करके पढ़ाते भी नहीं है इसको। इसका यही कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पर अब कुछ देश इसको फॉलो करने लगे कम्युनिस्ट को। जैसे देखा होगा अपन ने कि अपने यहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, और अभी वो काफी लोग जीत भी रहे हैं, धीरे धीरे पॉलिटिकल उसमें जा भी रहे हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट एकदम सोशलिस्ट की तरह ही होता है, इसमें भी सरकार के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। बस इसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाता है सरकार का, बहुत ज्यादा। सरकार सब कुछ सरकारी डिसाइड करेगी। और जो उनका जो डिसीजन होता है, भाई सोशलिस्ट में क्या होता है कि समाज कल्याण के हिसाब से डिसीजन दिया जाता है। इनकी अलग मानना है कम्युनिस्ट का। कम्युनिस्ट का मानना है कि समाज कल्याण के ऊपर नहीं, जिसको जरूरत है उसको, नीड के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से ही आपके रिसोर्सेज का वितरण किया जाए। तो सबसे मेन खासियत क्या है आपकी? आवश्यकता, नीड के हिसाब से इनका आपके वितरण किया जाता है संसाधनों का। किसमें? कम्युनिस्ट में। आपके जिसको जरूरत है उसी को ही दें। ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल आप में इसमें होता है। तानाशाही पाई जाती है। तानाशाही बोलते हैं उसको कि सारा कंट्रोल ही एक आदमी का हाथ में आ जाए, एक गवर्नमेंट का हाथ में आ जाए, तो वो तानाशाही आपके कहलाती है। देखो, तानाशाही राजनीति आपके इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी मेन खासियत हो गई। एक आपके वर्ग संघर्ष पाया जाता है। वर्ग संघर्ष क्या है? कम्युनिस्टों का देखो हमेशा ये मानना होता है कि इनकी लड़ाई है उच्च वर्ग से। समाज में एक उच्च वर्ग होता है, एक पैसे वाला वर्ग होता है, एक निम्न वर्ग होता है। ठीक है, तो इनका मानना यह है कि निम्न वर्ग क्यों है, उच्च वर्ग क्यों है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि इन दोनों को एक किया जाए। तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस वर्ग संघर्ष की वजह से ये कम्युनिस्ट जो होते हैं ये हिंसक भी होते हैं, ये हिंसक के समर्थक होते हैं कि हिंसा हो जाए, पर जो ये डिफरेंस है, एक रिच है एक पुअर है, ये आपके नहीं हो। ये इनकी मेन खासियत आपके पाई जाती है। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष पाया जाता है। जैसे एक रिच है इधर आपके और एक पुअर है, इनके बीच में, रिच और पुअर के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। ठीक है, और ये वर्ग संघर्ष की वजह से ये हिंसा का भी आपके समर्थन कर देते हैं। देखो, अगर कहीं वर्ग के बीच में, दो वर्गों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में संघर्ष हो रहा है, हिंसा तो हो ही गई, तो ये हिंसक के भी समर्थक होते हैं।
ठीक है, तो हिंसा के भी समर्थक होते हैं, कम्युनिस्ट जो होते हैं आपके। तो देखो आपको देखने को मिलेगा ये हिंसा के भी आपके समर्थक होते हैं। अच्छा, अपन ने देखा था कैपिटलिस्ट आपके किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ह्यूमन राइट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। वहीं सोशलिस्ट आपके समाज पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये मानव कर्तव्यों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कर्तव्य ह्यूमन ड्यूटीज जो होती है, मानव कर्तव्य आपके देखो ज्यादा ही हो गए पीला पीला इधर, मानव कर्तव्य पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ह्यूमन ड्यूटीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि एक इंसान के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसी हिसाब से ये चलते हैं। मैंने बताया हिंसक होते हैं, कर्तव्य में क्या कहना चाहिए कि भाई गरीब, कोई गरीब और अमीर ऐसा अलग अलग दो वर्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए संघर्ष करते हैं। कर्तव्य इनका ये हिंसक भी का भी समर्थन करते हैं, और आपके ह्यूमन ड्यूटीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं राइट की बजाय, कि किसी को कोई अधिकार नहीं है कुछ भी किसी का शोषण करने का या कुछ भी। ह्यूमन ड्यूटीज ये कहती है, एक कर्तव्य ये कहता है कि कोई गरीब है उसको उच्च वर्ग का लोग सपोर्ट करें, क्या बोलते हैं, हर मामले में मदद करें। तो ये लोग बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपके मानव कर्तव्यों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने कहा था ये समाजवाद से आपके सिमिलर है, तो देखो कुछ कुछ कंडीशन आपके समाजवाद की तरह हो जाएगी, जैसे सरकार का कंट्रोल, पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है इसलिए इनके तानाशाही कहला लेते हैं ये लोग। ठीक है, फिर ये भी समानता के समर्थक हुए। ये देख ही रहे हो आप कि ये चाहते ही है कि ये गरीब और अमीर जो अलग अलग है वर्ग संघर्ष है, ये वर्ग संघर्ष या अलग अलग वर्ग नहीं हो, आपके दोनों एक हो जाए और सब समान रहे, तो ये समानता के समर्थक तो होंगे ही। मैंने आपको थोड़ा सोशलिस्ट से कंपेयर करके इसलिए बताया कि ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक जैसे लगते हैं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट से अलग क्यों होते हैं कि ये एक तरीके के तानाशाह होते हैं, हिंसा के समर्थक होते हैं। सोशलिस्ट कंट्री जैसी नहीं होती, वो समाज कल्याण के बारे में सोचती है, ये जिसको आवश्यकता है उसके बारे में सोचती है। जो बेसिक डिफरेंस है इनमें यही पाया जाता है आपके। इसके अलावा अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ी, आपके सामाजिक अर्थव्यवस्था पढ़ी आज, और कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था पढ़ी। ठीक है, मेरे को बिल्कुल आपसे उम्मीद है कि आपको ये जो चारों अर्थव्यवस्था के प्रकार है बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको डाल दूंगा, पर ज्यादातर अगर आप ये याद रख लोगे कि ये किस किस तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, तो ये आपको कहीं एक्सप्रेस करने या फिर लिखने के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एग्जाम में क्वेश्चन तो आपके इनसे रिलेटेड आते ही हैं, और एक अभी अपन इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं उसको समझने में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आपका।